हेलो दोस्तों, आज यूपीएससी ने ऐसे के पेपर पूछे और उस ऐसे पे हम डिस्कशन करेंगे आज थोड़ा सुपरफिशियली कि हम सबको पता है ऐसे में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और एक सेक्शन में चार ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसमें से एक कंपलसरी होता है जो 125 मार्क्स का टोटल होता है, ठीक है। और दूसरा सेक्शन बी है, उसमें भी चार ऐसे के टॉपिक्स आएंगे और उसमें से हमें एक कंपलसरी लिखना होता है, वो भी 125 मार्क्स का। और ऐसे करके हमारा जो ऐसे बनता है वो 250 मार्क्स का ऐसे बनता है, उसमें हमें 3 घंटे में 2 ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये हम उसमें से आज सेक्शन ए की डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए में टोटल हमें 4 ऐसे दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला ऐसे का टॉपिक है ट्रूथ नोस नो कलर, यानी कि सत्य कोई रंग नहीं जानता है, सत्य हर चीज़ों में सत्य ही रहता है, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है यहाँ पे, ट्रूथ एंड नो कलर, यानी कि सत्य किसी कलर को नहीं जानता। यहाँ पे ट्रूथ और हमें कलर पे ज़्यादा फोकस करना है फ्रेंड, ठीक है। सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसका मतलब है फ्रेंड ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। ट्रूथ क्या सत्य है, हमेशा वस्तुनिष्ठ रहेगा एंड यूनिवर्सल, हर एक जगह पे सत्य सत्य ही रहने वाला है। सत्य को किसी भी जो हमारी ह्यूमन बायस होते हैं, हमारे कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, प्रेजुडाइसिस होते हैं ना हमारे दिमाग में, कुछ बहुत सारे लोगों के पहले से पूर्वामान होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, कुछ धारणा होती है, कुछ अलग अलग कम्युनिटी के बारे में, अलग कास्ट के बारे में, अलग कोई रिलीजन के लोगों के बारे में, या नॉर्थ के लोगों के साउथ इंडिया के लोगों के प्रति, या साउथ इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया के लोगों के प्रति, तो अलग अलग कुछ बायसिस होते हैं, प्रेजुडाइसिस होते हैं, परसेप्शन होते हैं। तो उन सबसे ऊपर है फ्रेंड ट्रूथ, ट्रूथ इन सबसे अलग है, ठीक है। रंग का रूपक मेनली फ्रेंड यहाँ पे जो है ना, मेटाफोर ऑफ कलर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग फॉर्म के डिस्टोर्शन रिप्रेजेंट करता है। डिस्टोर्शन यानी कि फ्रेंड विकृति, और ये विकृति कैसी है, विभिन्न रूपों के प्रति जो हमें रेस के प्रति देखने को मिलती है, या हमारी जो आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, किसी की विचारधारा राइट विंग की, किसी की लेफ्ट विंग की होती है, या कि सेंट्रलाइज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। या हमारी जो इमोशंस होते हैं, हमारे पावर जो होते हैं, ठीक है, पावर यानी कि शक्ति। तो इन ये सब चीजें क्या है, हमारे कलर को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये 2 चीजों पे फोकस किया गया है कि ट्रूथ एंड कलर के बारे में बात की गई है कि ट्रूथ वो प्रेजुडाइसिस वगैरह से विपरीत होता है फ्रेंड, प्रेजुडाइसिस से अलग होता है। ट्रूथ होता है ऑब्जेक्टिव रहता है, हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, हर एक चीजों में ट्रूथ ही रहने वाला है, ट्रूथ में कोई फर्क नहीं आएगा। और कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेस, आइडियोलॉजी, इमोशंस एंड पावर, ये सब रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसी चीज को हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, तो ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि फॉर इंस्टेंस साइंटिफिक फैक्ट है, हम सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम क्या कहता है फ्रेंड, ग्रेविटी का नियम ये कहता है कि ग्रेविटी का नियम कहता है कि जो चीज़ें हैं वो सब नीचे आएगी, ठीक है। सब चीज़ें, अगर आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो भी वो नीचे आने ही वाला है, ठीक है। तो वो हमेशा, अगर वो इंडिया में भी आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे, या यूएसए में फेंकोगे, ऑस्ट्रेलिया में फेंकोगे, कहीं पे भी आप अफ्रीका में जाके फेंकते हो, तो वो क्या है, पत्थर ऊपर नहीं जाएगा, वो पत्थर नीचे ही आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो फ्रेंड, हर एक चीज़ों में ट्रू ही रहने वाला है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स ट्रू रिगार्डलेस ऑफ साइंटिस्ट नेशनलिटी ऑफ और बिलीफ। हम जो साइंटिस्ट की नेशनलिटी, उसकी राष्ट्रीयता होती है, या उनकी जो बिलीफ होती है, उनकी मान्यताएं होती है, उन सबसे विपरीत होता है। सत्य हर एक चीज़ों में वो सत्य रहने वाला है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहीं पे बदलने वाला नहीं है, वो इंडिया में भी सेम रहने वाला है और अलग जगह पे भी जाओगे तो वहाँ पे सेम ही रहेगा। तो इसी तरह ये जो सत्य है लॉ ऑफ ग्रेविटी का, वो हमेशा सत्य रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। इस तरह से हमें इस ऐसे को हम समझते हैं, और इसको डिटेल में तो हमें फिर ऐसे को लिखना ही है पूरा 125 मार्क्स में। सिमिलरली इन सोशल जस्टिस की अगर बात की जाए, है ना, सामाजिक न्याय के प्रति हम बात की जाए, तो एक्नॉलेजिंग द रियलिटी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस रिक्वायर सेटिंग असाइड और रेशियल और पॉलिटिकल बायसिस। यहाँ पे जैसे कि अगर एक्नॉलेज किया जाए सोशल जस्टिस के बारे में कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अन्याय हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में, है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अगर उस रियलिटी को अगर हमें मानना होगा, ठीक है, तो जो प्रेजुडाइसिस होते हैं या बायसिस होती है, रेशियल या पॉलिटिकल बायसिस होती है, उसको जब तक आप अलग नहीं रखते तब तक उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ब्रिटिशर्स अगर उनकी जो पॉलिटिकल या रेशियल बायसिस है उसको जब तक अलग नहीं करेंगे, वो तब तक नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने इंडिया में इतना अत्याचार किया था, वरना तो वो मानेंगे ही नहीं। तो ट्रूथ हमेशा ट्रूथ ही रहेगा, वो ट्रूथ नोस नो कलर, यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है। और इस ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, कोर आर्ग्यूमेंट को समझना पड़ेगा, एंड जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इस ऐसे की ये समझनी पड़ेगी, एंड उसको हमें अलग अलग दृष्टिकोण से हमें यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हम ऐसे को अच्छे से इसको लिख पाए, ठीक है फ्रेंड।
अब हमारा दूसरा ऐसे फ्रेंड, दूसरा ऐसे क्या कह रहा है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से फ्रेंड, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। वॉर यानी कि युद्ध जो होते हैं अलग अलग, अभी जैसे यूएस रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है, या पैलेस्टाइन एंड इजराइल के बीच में चल रहा है, तो ये वॉर है, ठीक है, वॉर। पर अगर सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर किसको बोलेंगे, ये तो फिजिकली एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं ना, पर अगर इसको सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, सुप्रीम यानी कि सबसे सर्वोच्च, सर्वोच्च कला कौन सी है वॉर की, सर्वोच्च कला तो ये है कि एनिमी को फाइट किए बिना ही सबड्यू कर देना है। सबड्यू कर देना यानी कि सामने वाले को परास्त कर देना। कैसे, विदाउट लड़े, लड़े बिना ही उनको परास्त कर देना, तो उसको बोलते हैं क्या, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है फ्रेंड, तो आज के टाइम में सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर जानना ये बहुत जरूरी है। और इस सुन झू करके थे, उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर, वॉर कैसे लड़ा जाता है उस टाइप के एक जो उनका टॉपिक था उसमें उन्होंने ये कोट दिया था कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू एनिमी विदाउट फाइटिंग। एनिमी को, सामने वाले को लड़े बिना ही उसको दबा देना, कुचल देना, उसको क्या बोलेंगे, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है फ्रेंड, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर यहाँ पे बोलेंगे। तो ये अब हम इसको थोड़ा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो फ्रेंड क्या समझ सकते हैं हम, कि इट मीन्स दैट ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज वन अचीव नॉट थ्रू ब्रूट फोर्स एंड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है फ्रेंड, सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती कि जहाँ पे आप ब्रूट फोर्स का यूज करते हो, यानी कि क्रूर बल का यूज करते हो कहीं पे, या प्रत्यक्ष संघर्ष करते हो, जैसे अभी हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है, या इनके बीच में जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है। ऐसे जो ब्रूट फोर्स एंड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं लड़ा जाता है। ग्रेटेस्ट विक्ट्री तब मानी जाएगी सुपीरियर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सुपीरियर होगी फ्रेंड, आपकी स्ट्रेटेजी यानी कि बेहतर कूटनीति होगी, अगर आपकी डिप्लोमेसी, आपकी रणनीति और कूटनीति बहुत अच्छी होगी, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी आगे होगे आप मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी आगे होगे, उसको ही बोलते हैं ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन द वॉर। फ्रेंड, हम सबको पता है कि जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अभी पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम, इंडिया जीता उसमें, ठीक है, और पाकिस्तान ने सामने से हमको बोला, हमारे डीजीएमओ को फोन करके, कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो भी उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे बहुत झूठ फैलाया कि हम वॉर जीत गए। उनकी बुक में भी उन्होंने डाल दिया ये चैप्टर कि हमने इंडिया को हरा दिया इस वॉर में, ऐसा बहुत कुछ लिखा गया। तो ये आज के टाइम में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है फ्रेंड, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हराना सामने वाले को बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी कंटेक्स्ट में ये ऐसे भी पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आगे जाना पड़ेगा। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर तो वही है जिसमें हम एनिमी को विदाउट फाइटिंग ही हरा देते हो। हमने ग्राउंड पे तो उनको हरा दिया, पर कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया की ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हम पीछे रह गए फ्रेंड। ठीक है, और ट्रम्प भी कुछ ना कुछ बोलते रहे कि हमने ये युद्ध रुकवा दिया। तो ये दृष्टिकोण युद्ध की भारी लागत हो। ठीक है फ्रेंड, दिस अप्रोच अवॉइड्स द इमेंस कॉस्ट ऑफ वॉर। और ऐसे जब वॉर करते हैं वहां पे जो लाइव लॉस नहीं होती फ्रेंड, ठीक है, विदाउट फाइटिंग लड़े, अब अगर आप वॉर जीतते हो तो उसमें आपको किसी की जान की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वहाँ पे आपके रिसोर्सेज कम नहीं होते, जैसे मिसाइल वगैरह कितना सारे युद्ध में यूज़ होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ गवर्नमेंट कैन सबड्यू राइवल नेशन थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शन। अगर गवर्नमेंट राइवल नेशन यानी कि कोई विरोधी कंट्री है, उनको कैसे सबड्यू कर सकती है, कैसे दबा सकती है फ्रेंड, तो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन आइसोलेशन कर दे। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कैसे, हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम कितने सारे कंट्रीज में हमारे जो डेलीगेशन को भेजा, और हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। तो ये एक राइवल नेशन को दबाने का एक तरीका होता है, इस तरह भी वॉर जीती जा सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के, जैसे उनके ऊपर टैरिफ लगा दो, पाकिस्तान की चीज़ों पे हम सैंक्शन लगा दिया तो पाकिस्तान की चीज़ें हमारे इंडिया में आने में महंगी होगी, तो इंडिया वाले खरीदेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली उनको इकोनॉमिक दबा होगा, इकोनॉमिक तकलीफ होगी। तो हमने ना तो उनकी, हमारे इस युद्ध में हमें कोई लाइव लॉस करना पड़ा, हमारे रिसोर्स कम नहीं हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो अभी हम क्या करें ऐसे चीज़ों में, तो सामने वाले कंट्री को हम दबा देंगे। तो इसी को बोलते हैं सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, और इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट विक्ट्री।
दिस मेथड विच वीकन्स द एनिमी फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, दोनों तरीके से एनिमी को यहाँ पे इस तरह इस मेथड से वीक कर देते, अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव एज ए मिलिट्री कैंपेन बट विदाउट द सिंगल बैटल। तो इसमें भी वही हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारा वही होता है, अचीव करते हैं। जैसे अगर हमने उनके साथ में डायरेक्ट युद्ध किया होता तो भी यही होता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता, उनकी लाइव लॉस्ट होती, उनको इकोनॉमिक गैरलाभ होता, उनको डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बिगड़ते, तो उस तरह भी वही होता प्रॉब्लम। पर इस तरह अगर हमने किया तो इस तरह हमारा नुकसान तो नहीं होगा, पर इस तरह हम क्या करेंगे, उनको आइसोलेट करके उनको इकोनॉमी की परास्त कर देंगे, ताकि विद इन एंड आउटसाइड दोनों जगह वो एकदम वीक हो जाए। इस तरह का ये ऐसे पूछा गया है। द ऐसे ऑन दिस टॉपिक वुड एक्सप्लोर हाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू मिलिट्री, हमें मिलिट्री में ही अप्लाई करना है, पॉलिटिकल लेवल पर भी हम इस ऐसे को अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरह का एक फ्रेंड पहले पूछा गया है, एक 2024 में टॉपिक था, द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस। ये कहीं ना कहीं इस तरह से टॉपिक एक्सप्लोर करने की बात करता है यहाँ पे। ये डायरेक्ट वॉर के रिलेटेड नहीं है फ्रेंड, ठीक है, वॉर के रिलेटेड नहीं है, पर 2024 में लास्ट ईयर ही ये ऐसे ही पूछा गया था कि डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी कि संदेह करने वाला ही विज्ञान का सच्चा व्यक्ति है। मतलब यानी कि हर चीज़ों पे आपको संदेह करने की बात करता है कि अगर आपको कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना है तो आप क्या करो, डाउट करो, उनके ऊपर डाउट करो, कुछ ना कुछ नया इनोवेट करो। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि वॉर की एक नई टैक्टिक्स हमने निकाल दी, सुप्रीम वॉर आर्ट ऑफ वॉर। कैसे, तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, डिप्लोमेटिक आइसोलेट कर दो उनको, है ना, हमारी सुपीरियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिप्लोमेसी का सही इस्तेमाल करें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये नया नया इनोवेशन है फ्रेंड, ठीक है, तो नए इनोवेशन से ही हम सामने वाले को भी हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करने की कोशिश करें। तो हमारा फ्रेंड इसके थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि 2024 में इस तरह का ऐसे पूछा गया है। तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड ऑलमोस्ट नॉर्मल वो ही है फ्रेंड, ठीक है, पहले पूछते थे उस टाइप के ऐसे पूछ रहे हैं, बस थोड़े एनालिटिकल ज़्यादा आ रहे हैं। और इस तरह के ऐसे में हम अपने मन के हिसाब से हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका ऐसे का जो फ्लो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, आपके कनेक्टर सही होने चाहिए, आपके एग्जांपल सही होने चाहिए, आर्गुमेंट सही होने चाहिए, आपके काउंटर आर्गुमेंट सही होने चाहिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और एक सही आपका वर्डिंग का इस्तेमाल करना होता है, सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है फ्रेंड। और सही डेटा का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ऐसे का अप्रोच जो भी रहेगा फ्रेंड, वहाँ पर कोई गलत नहीं लिखोगे आप, ठीक है। अलग अलग ऐसे में बस आपके सेम ही कंटेंट रहने वाला है ऑलमोस्ट, आपकी लिखने की जो कला है वो थोड़ी अलग रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का ऐसे भी हमारे ये दूसरा ऐसे हम इस तरह हम समझ सकते हैं। अब हमारा अभी के एग्जाम का आज का तीसरा ऐसे क्या है फ्रेंड कि थॉट फाइंड्स वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। थॉट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है फ्रेंड, थॉट यानी कि विचार, हम जो क्या सोचते हैं, हमारा विचार, थॉट्स ही वो आइडिया में कन्वर्ट होते हैं फ्रेंड। याद रखना फ्रेंड, आप सोचते हो वही आपके आइडियाज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, विचार एक दुनिया खोजता है, विचार एक दुनिया खोजता भी है, एंड क्रिएट वन ऑल्सो, और दुनिया को एक क्रिएट भी करता है फ्रेंड। एक नए विचार से एक नई दुनिया उत्पन्न हो सकती है, नई दुनिया क्रिएट हो सकती है, और एक नई दुनिया खोज भी सकते हैं और नई दुनिया बना भी सकते हैं। इस तरह का एक ऐसे का ये मतलब है, यहाँ पे कहना चाहता है ये ऐसे अल्टीमेटली हमें क्या समझाना चाहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें थॉट्स पे सबसे ज़्यादा फ्रेंड यहाँ पे ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को क्या करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, थॉट प्रोड्यूस करना चाहिए, कहीं पे इंथुजियाज्म रखना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। एक ऐसे पूछा गया था ना कि इंसान के अंदर वो ताकत होना चाहिए कि वो मैजिक इन द मुंडे, कुछ नहीं है वहाँ पे भी ऐसी चीज़ों में भी मैजिक ढूंढे, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ऑलवेज क्रिटिकल थिंकिंग करें। एजुकेशन भी उस तरीके का होना चाहिए कि जहाँ पे एजुकेशन में भी थॉट को प्रोवोक किया जाए, ठीक है। तो उस तरह का ये कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स पे मेन फोकस कर रहा है कि आप अगर सोचोगे कुछ ना, अगर आपके विचार सही होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो मीन्स दैट थॉट इज बोथ अ टूल फॉर डिस्कवरी एंड फोर्स फॉर क्रिएशन। ये देखो, थॉट्स आप विचार से डिस्कवरी करोगे। एक विचार क्या है, ये थॉट्स क्या है, एक टूल है। टूल किसके लिए फ्रेंड, टूल कुछ डिस्कवर करना है आपको लाइफ में, कुछ नया कुछ ढूंढना है, कुछ खोजना है, तो उसके लिए टूल एक हथियार का काम करता है। कौन, थॉट, एक आपका विचार, एंड फोर्स फॉर क्रिएशन। एंड थॉट ये ही एक टूल के साथ साथ में एक फोर्स भी है फ्रेंड। फोर्स एक दबाव, एक बल है, किसके लिए, तो एक कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ सृजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक दबाव भी है फ्रेंड, ठीक है। इट आर्ग्यूज दैट आवर आइडियाज एंड परसेप्शन इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, फाइंड अ वर्ल्ड। जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे आइडियाज होते हैं फ्रेंड, हमारे जो आइडिया होते हैं, हमारी परसेप्शन यानी कि हमारी धारणाएं होती है,
अलग अलग, उससे हम क्या समझ सकते हैं फ्रेंड, उससे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझा दिए फ्रेंड, समझते हुए मजबूर कर दिए। एंड कुछ जो एग्जिस्टिंग हमारा जो वर्ल्ड है, हम सराउंडिंग में हम देख रहे हैं, उनको इंटरप्रेट करने में मदद करिए। आप अगर आज के टाइम में देखो हमारे पास तो क्या नहीं है, सब कुछ है इंसान को, कुछ जरूरत है और चीज़ों की, तो भी नया नया कुछ ढूंढा जा रहा है, नई नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 आ रही है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे हम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखे, ये कुछ नया नया रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ रही है, टेलीमेडिसिन आ रही है, ठीक है, कितना सारा कुछ ना कुछ नया नया खोजा ही जा रहा है। तो ये फ्रेंड कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इतना सारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें भी ये नया नया कुछ ना कुछ कहीं कहाँ से आ रहा है फ्रेंड, तो ये आप इंसान की थॉट से ही आ रहा है, इंसान की थॉट से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। यही समझाना चाहते हैं, यहाँ पे थॉट को सुप्रीम माना गया है, थॉट को सबसे ज़्यादा, कि इंसान को सोचते रहना चाहिए। अगर इंसान सोचेगा तो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी वो कुछ नया कर सकता है, नया इंटरप्रेट कर सकता है, नया डिस्कवर कुछ कर सकता है। एट द सेम टाइम ह्यूमन थॉट इज पावरफुल एक्टिव फोर्स दैट कैन ब्रिंग न्यू रियलिटी इनटू बीइंग। इंसान की नई थॉट से, ह्यूमन थॉट से कुछ नया चीज़ें बन सकती है, वेदर थ्रू इनोवेशन, आर्ट और सोशल चेंज एंड क्रिएट वन ऑल्सो, और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि द थॉट प्रोसेस बिहाइंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थियरी, इसको कौन नहीं जानता फ्रेंड, तो ये इसके पीछे का थॉट्स क्या रहा होगा, तो थॉट प्रोसेस बिहाइंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी फाउंड डीपर ट्रूथ अबाउट लॉ ऑफ यूनिवर्स। थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें यूनिवर्स के बारे में डिटेल में समझ आया, हमें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझ आया। तो ये कहाँ से आया फ्रेंड, ये थॉट से ही आया, इंसान ने कुछ सोचा तभी तो ये समझ पाया यूनिवर्स के बारे में, है ना। तो ये हमें क्या सिखाता है फ्रेंड, ये हमें वही दिखा रहा है कि थॉट से इंसान, थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड, इंसान कुछ भी दुनिया में खोज सकता है एंड क्रिएट भी कर सकता है। साइमल्टेनियसली दिस सेम थॉट क्रिएटेड न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दुनिया में नई कुछ टेक्नोलॉजी क्रिएट की, जैसे आज जीपीएस टेक्नोलॉजी ये देखे, या न्यूक्लियर एनर्जी देखे, ये सब कहाँ से आई, ये ना कहाँ से क्रिएट हुई फ्रेंड, तो इंसान के थॉट से, इंसान से विचार से। अगर इंसान ने विचार ही नहीं किया होता तो ये चेंज होता फ्रेंड, कुछ नहीं होता। और इन सब टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से क्या हुआ, चेंज कर दिया ह्यूमन सोसाइटी को पूरा। तो ये टॉपिक, ये ऐसे का टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्लोर दिस ड्यूअल पावर ऑफ थॉट एज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कैटालिस्ट फॉर चेंज। यहाँ पे डुअल पावर दिखा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का टूल फॉर थॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड चेंज फॉर कैटालिस्ट फॉर चेंज, सॉरी, ठीक है। इस तरह का एक ऐसे पहले भी पूछा गया फ्रेंड 2020 में, लास्ट ईयर ही। मैंने बोला ना पहले कि सब टॉपिक के जो ट्रेंड होता है ना, वो पहले की तरह ही होता है। द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड। यहाँ पे देखो, फ्यूचर के एम्पायर किस पे हो गए, एम्पायर ऑफ माइंड, जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा उसके ऊपर ही। अभी मैंने वो ये ऐसे करवाया था कि इंसान जो अपना दिमाग ही है वो अपना खजाना है सर्वश्रेष्ठ। आज के टाइम में एम्पायर ऑफ फ्यूचर विल बी एम्पायर ऑफ माइंड कैसे होगा, पहले हम सबको पता है, जो ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत की, कैसे की उन्होंने, तो लैंड कॉन्क्वेस्ट किया, इतनी सारी कॉलोनी बना दी। पर आज के टाइम में आप सिलिकॉन वैली में, यूएसए में देखो, सिलिकॉन वैली में वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है, गूगल है, मेटा है, ठीक है, अमेजोन जैसी कंपनी बेचती, तो ये पूरे वर्ल्ड में आज राज कर रही है। कैसे, उन्होंने कहीं पे लैंड को एक्वायर करने गए, वो नहीं गए, तो भी उन्होंने एक बड़ा एकदम साम्राज्य बना दिया। वो किसके बेस पे, तो सिर्फ अपने माइंड के बेस पे, अपने एजुकेशन, अपने एजुकेशन से थॉट्स आए, थॉट से आइडिया बनती है, आइडिया से कुछ भी डिस्कवर होता है, क्रिएट होता है, इन्वेंशन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यही है, माइंड का खजाना है सब कुछ। तो वही यहाँ पे आपको इस ऐसे में भी कहना चाहता है, इसी ऐसे में यही कहना चाहता है कि थॉट्स फाइंड्स द वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। थॉट से ही एक नया एम्पायर पूरा का पूरा क्रिएट होता है। ये 2024 में ऐसे पूछा गया फ्रेंड, और उसके साथ में डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे अब जब हम प्रीवियस ईयर के ऐसे इसीलिए कर लेंगे तो उससे हमें और कुछ नया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट ऐसे फ्रेंड, फोर्थ ऐसे, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। कड़वे अनुभवों से कुछ अच्छा लेसन्स हमें सीखने को मिलता है। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ हमें बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, कड़वे एक्सपीरियंसेस होती है, उससे हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया को बिटर एक्सपीरियंसेस हुआ पास्ट में, जैसे कुछ कॉलोनियल लोगों को आने दिया हमने, है ना, कॉलोनियल लोगों को आने दिया, ब्रिटिशर्स को आने दिया, तो उन्होंने 200 साल हमारे पे हुकूमत कर दिया, तो ये हमने सीखा। तो अब इंडिया ऐसा नहीं करेगा। या ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, कड़वे अनुभवों से सीखा हमने। कड़वा अनुभव कौन सा हुआ था, PL 480 याद करो, जो यूएसए ने हमें सबसे घटिया उनके वहाँ के जो व्हीट दिए थे, गेहूँ दिए थे, तो उसके बाद में हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। तो एक कड़वे अनुभवों से ही हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे एंटरप्रेन्योर हुज फर्स्ट बिजनेस फेल्स लर्न इनवैल्यूएबल लेसन्स अबाउट मार्केट एनालिसिस। कोई एंटरप्रेन्योर है ना, कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस करता है, वो अपना फर्स्ट बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और फर्स्ट बिजनेस में फेल हुआ,
तो वो थोड़ा समझेगा, वो मार्केट को समझने की कोशिश करेगा, एनालिसिस करेगा मार्केट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ से सीखेगा और वहाँ से रेजिलियंस भी सीखेगा, और नेक्स्ट टाइम वो ट्रबल फ्री वेंचर वुड नेवर हैव टॉट देम। ये मतलब अल्टीमेटली कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट उसका बिजनेस ही सक्सेसफुल रहा होता तो वो चीज़ नहीं सीखता, पर फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ तो अब वो मार्केट का एनालिसिस करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा और रेजिलियंस उसके अंदर आएगा और दूसरी बार वो अच्छे से करेगा अपना। तो बिटर एक्सपीरियंस से उसने लेसन सीखा। अगर आपकी लाइफ की जर्नी, हमारी लाइफ की जर्नी अगर एकदम नॉर्मल तरीके से चलती तो हम उसमें से कुछ नया नहीं सीखते। बहुत सारे IAS IPS एकदम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रिजाइन भी दे देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बिटर एक्सपीरियंसेस नहीं फेस किए। पर एक समझो आपके 5-6 साल की कड़ी मेहनत के बाद में अगर कोई IAS IPS बनता है तो उसके बाद में आपने देखा कि कहीं पे वो रिजाइन कर रहा है अपनी पोस्ट से, बहुत कम होते हैं ऐसे फ्रेंड। तो बिटर एक्सपीरियंसेस आपको बेस्ट लेसन सिखाते हैं, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं फ्रेंड, ठीक है। बिटर एक्सपीरियंसेस से आप कुछ बेस्ट चीज़ें सीखते हो, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। Best lessons are learned through bitter experiences. Argues that profound and lasting knowledge often comes not from theoretical learning, but from overcoming adversity and suffering. Suffering and overcoming adversity से ही हम कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं, सिर्फ theoretical learning से कुछ नहीं होता। It suggests that challenges, failures and hardship, तो ये सब bitter experience है, ये सब कड़वे अनुभव है, force us to confront our limitation and assumption, leading to deeper insight एंड पर्सनल ग्रोथ, और इसी वजह से पर्सनल ग्रोथ हमारा होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का ये ऐसे के 4 टॉपिक हमने समझ लिए, सेक्शन A के, और सेक्शन B हम बाद में समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।